नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं भारत की मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। और पिछली बार हमने देखा था बंगाल के बारे में, बंगाल के अर्थव्यवस्था के बारे में, और अंग्रेजों ने कैसे कैसे परेशान कर रखा था वहाँ के जमींदारों के बारे में, और वहाँ की कर व्यवस्था कैसे कर दी थी उन्होंने, क्या चेंजमेंट किए थे, वो हमने पढ़ा था। अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों पर और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करेंगे। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चारगाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप ये भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए। चलिए देखते हैं राजमहल पहाड़ियों को। राजमहल की पहाड़ियों के सैर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे भारत को तबाह किया, उनकी आदिवासी संस्कृति को बर्बाद किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। अब आपके दिमाग में आता होगा बुकानन कौन है, तो चलिए पहले देख लेते बुकानन कौन है। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता, वर्तमान में जिसे हम कोलकाता बोलते हैं, कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में, अब ये विस्तृत सर्वेक्षण क्यों कराया जा रहा है ये आप समझिए। विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है कि अभी और लूटना है, हमें और जमीन चाहिए, और कच्चा माल उगाने के लिए और जमीन चाहिए, तो जंगलों काटा जाएगा, वहाँ कच्चा माल उगाया जाएगा। अगर काटते काटते कुछ मिल गया तो उसको भी लूटा जाएगा, तो इसलिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश का नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। ये थे फ्रांसिस बुकानन, अंग्रेज के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के। एक तरह से हम बोले हमारे लिए तो वो चोरी थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियां अभेद लगती थी। अब राजमहल की पहाड़ियां अभेद लगती थी। ये एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां अपने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। क्यों भाई, आदिवासी क्यों तुमको झेलेंगे? उन्हें पता है तुम उनके पेड़ काटोगे, उनके पारिस्तांत्रिक जो उनका वो है तंत्र है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वो तुम बर्बाद कर दोगे ना। उनके जानवरों को मारोगे, बहुत सारी चीजें डिपेंड रहते हैं आदिवासी, उनको तुम बर्बाद करोगे। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरण में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी झलक मिलती है। उन तरस खाने वाली हालत थी, एक तो बना दिया था बंगाल को भिखारी, ऊपर से बंगाल में अकाल रहा 10 सालों तक, और टैक्स इतना बढ़ा चढ़ा के लगाया, ऊपर से अगर गलत जमींदार मिल गया तो उसने चूसा, और उसके बाद आदिवासियों का भी बुरा हाल। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया था, लोगों से मुलाकात की थी और उनके रीति रिवाजों को देखा था। ये पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़े करती है, किंतु ये हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होती है। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में ही बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती। ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना चाहिए। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान पाएंगे, 18वीं शताब्दी के और जो दशक थे ना, उनके राजस्व अभिलेख थे जिनसे कर वसूला जाता था, तो हम जान पाएंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे, ठीक है, वो जंगल में जो होता था मतलब उसे गुजर बसर करते थे, और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काट कर और घास फूस को जलाकर जमीन साफ कर लेते और राख की पोटास से
उपजाऊ बनी जमीन पर ये पहाड़ियाँ लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे, कुछ वर्षों तक उस साफ की गई जमीन में खेती करते और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चले जाते थे, जिससे कि उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। ये था उनकी टेक्निक। उन जंगलों से पहाड़ी के लोग जो लोग थे, पहाड़ में रहने वाले लोग थे, लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और कट कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ राजमहल पे स्थित पहाड़ी गांव का थोड़ा एक चित्र देख लो आप। इतना क्लियर नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में स्थित ये चित्र था जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की समुद्री यात्रा 1772-75 में कैप्टन कुक ने तो उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्री यात्रा की थी उसने 72 से 75 में दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड का मित्र बन गया। क्लीवलैंड के निमंत्रण पर होजेस 1782 में उसके साथ जंगल महलों के भ्रमण पर गया था। वहां होजेस ने कई एक्वा टेंट तैयार किए थे। उस समय के अनेक चित्रों की तरह होजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों की खोजी कलाकार विचारधारा से प्रेरित थी। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी और उसके सौंदर्य और शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। ये था अपने कलाकार जी के बारे में, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं, हमें इनको केवल नाम जानना है। एक्वा टेंट क्या होता है? एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है। और आगे देखते हैं। शिकारियों, झूम खेती करने वाले, खाद बटोरने वाले, कट कोयला बनाने वाले, रेशम के कीड़े पालने वाले के रूप में राजमहल की पहाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। पहाड़ियाँ जो पहाड़ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों की छां में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और ये भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। क्यों नहीं रहेगी भाई? वे भारी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। अब ये विलियम होजेस का फिर से एक दूसरा चेहरा था, जंगल का चित्र, एक दृश्य। 2000 फुट से के आसपास यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जिसमें होजेस ये दिखा रहा है कि मतलब सीधी खड़ी जो पहाड़ियाँ हैं ना, उनकी दुर्गमता दिखा के कि हाँ इस पर चढ़ना कितना मुश्किल है, वो दिखाना चाह रहा है। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर जो पहाड़ में रहने वाले लोग थे, बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण ये हो सकता है ये ब्रिटिशियर्स ने लिखा होगा कि भाई जो ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं वो मेरे को टैक्स देते हैं, और ये जो संथाल लोग हैं जो ऊपर रह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि उन पर हमला कर रहे हैं, तो हम इन पर हमला करेंगे और इनको उजाड़ देंगे। ये इनका बहाना हो सकता है, और सो दैट कि ताकि वो इनकी ज़मीन छीन सकें, ये भी उनका बहाना हो सकता है अंग्रेजों का। तो इसको भी हमें समझ के चलना चाहिए। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपनी राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र की सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी।
अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहित किया, काटे, और जमींदारों तथा जोतदारों ने पड़ती भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था, क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती। देखा अंग्रेजों ने वही किया ना, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। ये तो बहाना था, उन्हें तो बस लूट के जाना था। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनवासियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों को सफाया करके वहां स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू व सभ्य बनाना होगा। ये तो फिर बहाना था, तो उनको जमीन चाहिए थी खेती करने और चूसने के लिए। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा, चाहे और टैक्स मिले उनको। जो जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों तथा चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतीहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। अब उन्हें अंग्रेजों का पता तो नहीं था, क्योंकि टैक्स नीचे वाले दे रहे थे, और तो उनको क्या लगता होगा, भाई नीचे वाले हमें परेशान कर रहे, जंगल वही काट रहे हैं, अंग्रेज थोड़े जंगल काटने आएंगे, वो तो नीचे वालों से कटवाएंगे। तो फिर और गाँव पे हमले बोलने लगे वो लोग, और ग्रामवासियों से अनाज, पशु और छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार करने लगे। इसके बाद 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर अगस्टस क्वीनलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों को चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे ये भी आशा की गई कि वे अपने बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया, उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। भाई अपनी माँ से प्रेम है, अपनी जमीन से प्रेम है, जहाँ खाते पीते हैं ऐसे तो न छोड़ देंगे। औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 से 11 की सर्दियों में बुकानन ने क्षेत्र की यात्रा की थी, तो ये स्वाभाविक ही था कि पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीनकर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। एक बात यहाँ समझने वाली बात है, अगर जंगली आदमी अगर जंगल में रह रहा है तो दिक्कत क्या है? उसे हम असभ्य, बर्बर, क्रूर कैसे कह सकते हैं? वो उसकी जीवन जीने की पद्धति है। तो आपने शहरों में रह के क्या कर लिया? क्राइम यहाँ पे भी होते हैं, आप उससे ज्यादा है। वो आदमी नहीं मारते, वो जीवों पे जितना जरूरत होता उतना ही खाते हैं, उतना ही शिकार करते हैं। वो आयुर्वेद को समझते हैं, जंगलों से इलाज कर लेते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों का। वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार है। हमारी तरह असभ्य नहीं है, वो रिश्तों को समझते हैं और सबसे बड़ी बात है अपने मूल सिद्धांतों को समझते हैं। तभी तो पैसे नहीं लिए और लड़ते रहे, जान चली गई लेकिन लड़ते रहे। ये होता है अपनी जमीन से प्रेम। हम आज भूल चुके हैं। वह था संथाल लोगों का आगमन। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी थी। वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ियों को काटते हुए, जमीन जोते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। चूंकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर के और पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बाशिंदों संथालों की शक्ति का प्रतिनिधित्व मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की ये लड़ाई बहुत लंबी चली। संथाल के अगुआ बासिंदे जो पहले आए थे उनके बारे में हम थोड़ा अब जानेंगे। सन 1810 के अंत में बुकानन ने कंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया और आगे की चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया।
वैसे तो एक पुराना गांव था, पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। उसने लिखा, गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है। इससे पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी। पूछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहां रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों को सफाया किया और वहां बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? क्वेश्चन बनता है। संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का, ये देखिए गांव देख रहे हैं आप, निमंत्रण दिया। थोड़ा देख लेते हैं संथाल जी क्या होते हैं। संथाल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र है। नीचे दिया हुआ है, दिखाएंगे अभी आपको। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का ये चित्र 1850 के दशक के प्रारंभ में वॉल्टर शेरविल द्वारा चित्रित किया गया था। ये गांव शांतिपूर्ण, नीरव और नरमणी प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता है। ये देखिए संथालों ने जो गांव बसाया था, है ना सुंदर। जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे, तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे। जबकि उसके विपरीत संथाल आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इस संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। उसके चारों ओर खंभे गाड़कर उसकी परिसीमा निर्धारित की गई और इसे मैदान इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। ये सब किया गया है केवल लूटने के लिए। टैक्स मिलेगा इसलिए उनको खेत चाहिए अंग्रेजों को। दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद संतालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। संतालों की गांवों की संख्या जो 1838 में 40 थी, तेजी से बढ़ के 1851 तक 1473 तक पहुंच गई। ऐसी अवधि में संतालों की जनसंख्या जो केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया, वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन ई कोह में आकर मानो उनकी इस यात्रा का पूर्ण विराम लग गया है। सब कुछ मिल गया था, वहीं पे सरकार ने पैसे दे दिए थे, वहाँ उनको बसा दिया था कि वो पहाड़ी लोगों को भगा सके, और उन्होंने भगा भी दिया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने उसका विरोध किया, पर लास्ट में इन पहाड़ियों पर भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिए। उन्हें निचले पहाड़ियों तथा घाटियों में नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानी और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहने सहने तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नए से नई जमीन खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती है। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई, क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। जो उनकी ज़मीनें थी, जो पहाड़ी लोग थे, अभी जिसको कुदाल से खोदते, थोड़ा करते, वहाँ रहते, फसल काटते, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, तब तक वो ज़मीन उर्वरा हो जाती थी। अब वो तो भाई संथालों ने ले ली, अंग्रेजों के षड्यंत्र में आके अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा, वो ज़मीन उनको दे दी। भाई संथाल लड़ ले रहे हैं, हम तो लड़ नहीं पा रहे पहाड़ियों से।
तो धीरे धीरे और गरीब होते चले गए पहाड़ी लोग। इसलिए पहाड़ी लोग खेती के अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जंगल काट दिया भाई, तो शिकार कैसे करेंगे। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपने पहले वाली खान बदोश जिंदगी को छोड़ दिया। अब संथाल जो घूमते रहते थे, अब उनको एक टिकाऊ जगह मिल गई जहाँ वो अपना बढ़ा सकते थे। 3,082,000 ऐसे सुना हो गए। अब वे एक जगह बस गए थे और बाजार के लिए कई तरह के वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे और व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। वो तो होना ही था, अंग्रेजों ने दिमाग लगाया था। साहूकार लोग अपनी बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में जमीन पर ही कब्जा कर रहे थे और जमींदार लोग दामी इलाके पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहे थे। ये सिद्धू माझी संथाल विद्रोह का नेता है। संथाल विद्रोह का नेता देख लीजिए और प्रणाम भी कर लीजिए। आगे हम जानेंगे अंग्रेजों से कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी। 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और निवेशिक राज के आप फोटो देख लीजिए लड़ाई की। संथाल ब्रिटिश स्वराज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में प्रकाशित चित्र। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव एवं शांत दिखाई देते थे अब नृशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए। तो ये जो लाइन लिखी हुई है, अब नृशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए, ये किसके लिए लिखी गई है। यहाँ पे नृशंस और बर्बर कौन है? क्या संथाल है? आपके हिसाब से कौन होगा? अंग्रेज हैं। उन्होंने कोई इतना शांत रहने वाले लोग क्यों तलवार और तीर कमान लेके खड़े हो गए? उन्हें मजबूर किया गया। उनके बच्चों को खाने के लिए जब रोटी नहीं मिलेगी तो उठाएंगे ही ना वो, तो उतना उनसे कर लेने लग गए। तो ये कारण को समझिए, ये सामने जो दिखा के अंग्रेज अपना पल्ला झाड़ते हैं ना, उसको नहीं। संथालों के गांव जल रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलेक्ट्रेड लंदन न्यूज प्रकाशित थे। संथालों के गांव जला दिए गए। विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। अगर तुम इतने अच्छे होते गांवों को आग न लगाते। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक ये दर्शाने के लिए कि ये ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। यहाँ आदमी आदमी को मार के चौड़ा हो रहा है। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, ये देखिए। ऐसे चित्र किस प्रकार की राजनीति संदेश देते हैं? आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस स्थान से हाथी पर सवार है। ये ना हाथी पर सवार है। ये संथाल भाई हैं अपने, ये जो बंधे हुए हैं, ये बंधे हैं। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। ये तस्वीर ये दिखाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया। विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। और क्यों ना कहूँ कि इंग्लैंड के सारे लोग एक जैसे होते हैं। दिखाया इसीलिए जा रहा है ना कि वो लोग यही देखना चाहते हैं। विरुद्ध विद्रोह करने के समय अब आ गया है। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए अब ये संथालों ने विद्रोह करने की ठान ली है। तो 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम जिलों में से ले लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ विशेष कानून लागू करने में संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं बुकानन साहब जो थे, जो चिकित्सक थे, शल्य चिकित्सक थे भी रहे उनके बरेली के,
उनके हिसाब से संथालों के विचार क्या थे? नई जमीन साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते थे। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती, जिन पर भीतर की ओर लेप लगा होता। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचली होती, उनकी छत सपाट होती, उनमें उभार बहुत कम होता। भाई वो कैसे रह रहे तो नीचता कैसे लगा सकते हो? ये वर्ड यूज करें तुम नीच हो, वो उनकी अपनी जीवन पद्धति है, वो तुम्हारे पास नहीं आ रहे ना। अब थोड़ा बुकानन के बारे में थोड़ा जान लें। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन इसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदस्युओं के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीशों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कूलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता रहता था। उनकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उन्हें सूचनाओं की आवश्यकता थी। भाई कहाँ पे कितनी ज़मीन हो सकती है, किस ज़मीन को साफ किया जा सकता है ना, तो ये सब जाके बुकानन ही उन्हें बताया करता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया तो अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। सारे जो इतने भी वो थे वहाँ के, बुकानन एक तरीके से जाके खबर देता था, और जो जितने भूगोल वेत्ता थे अगले कंपनी के पास, वनस्पति विज्ञान जितने थे, सबको भेजा जाता था कि जाके देखो कि बुकानन जहाँ भी गया है उसका ध्यानपूर्वक उसका मूल्यांकन करके आओ। तो फिर वो उसी हिसाब से वहाँ पे खेती की जाती थी, और भी अगर कुछ खुदाई हो सकती थी वो किया जा सकता था, कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, सब चेक किया जा सकता था। ये सब होता था। अब ये वनों की कटाई और स्थायी कृषि के बारे में हम थोड़ा देख रहे हैं। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण हैं। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है, और जो इस बाग के प्रयोजन के लिए उपयोग ना हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। देहात में विद्रोह, इसको हम बाद में देखेंगे, अगली बार हम इसको देखेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।